हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रियल नंबर्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी उसके बारे में और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस के बारे में और उसके बेसिस पर कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो आपको करने थे, तो आई होप आप लोग ने उसे कर लिया होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। तो आप लोग उसके आंसर को कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, आप लोग प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं और उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस क्या करवाने हैं और क्या नहीं करवाने हैं तो मैं उसके हिसाब से डिसाइड कर पाऊँगा। तो गाइज़, मेरे लेक्चर में आप जब भी बैठिए कॉपी पेन जरूर ले लीजिए क्योंकि मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे जिनको आपको उसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उसके बाद उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं 140। 140 को हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो 140 को निकाल लिया, 2 से काटा 70, फिर 2 से काटा 35, फिर 5 से काटा 5 7 35 एंड लास्ट वन इज द 7। 7 से कटेगा 1। ओवरऑल हमको नीचे 1 लाना है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7 विच इज़ 2² × 5 × 7। तो हमको ऐसे करना है, सिंप्लीफाई के फॉर्म में इसको लिख देना है। ऐसे 156 का भी हमने निकाल लिया, क्या आया 2² × 3 × 13। तो 3 क्वेश्चंस और है, आपको होमवर्क मैंने लिख रखा है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3825, 5005 एंड लास्ट वन इज द 7429. Now moving on to the next question, question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM cross HCF is equal to product of the two numbers. ये तो फार्मूला है जो मैंने लिखवाया था कि LCM into HCF of two numbers will be equal to both numbers, product of both numbers. तो पहला एग्जांपल देखते हैं 26 और 91, दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं। पहले क्या करना है, इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद हमको एलसीएम पता करना है और एचसीएफ पता करना है। फिर ये वेरीफाई करना है कि बोथ नंबर्स जो गिवन नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। तो पहले 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। 26 का कितना आ गया, 2 और 13। 91 का कितना आ गया, 7 और 13। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग हुआ वो पूरा लिख देते हैं। तो 2 × 7 × 13 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 7 × 13, एलसीएम हो जाएगा 182 एंड एचसीएफ जो कॉमन है कितना 13। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया 182 एंड 13। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू A × B। AB मैंने नंबर ले लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे PQ ले सकते हैं, XY ले सकते हैं। तो A × B मैंने कोई दो नंबर ले लिया, आपको दोनों नंबर्स गिवन है 26 एंड 91। तो देखते हैं 182 × 13 इज इक्वल्स टू 26 × 91। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 2366 और इसका भी मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा 2366। तो ये दोनों बराबर हो गए, हैंस वेरीफाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही वेरीफाई करने हैं। दो क्वेश्चंस मैंने और लिख रखे हैं आपके लिए होमवर्क, 510 एंड 92 एंड थर्ड वन इज़ द 336 एंड 54। तो ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने कैसे करा है, सही है या गलत है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 12, 15 एंड 21। तो पहले हमको क्या करना है, इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 12 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3। 15 का कितना हो जाएगा 3 × 5। 21 3 × 7। इन तीनों में कौन सा फैक्टर है 3। तो ये कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसको लिख लिया और 3 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया। तो कितना आ जाएगा 2² × 3 × 5 × 7। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। तो यही पता करना है हमको कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दो क्वेश्चंस आपके लिए गाइस। सेकंड है 17, 23 एंड 29 एंड थर्ड है 8, 9 एंड 25। तो इन दोनों को आप सॉल्व करिए और बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4।
Given that HCF of 306, 657 is equals to 9, then find the LCM of 306, 657. देखिए आपको यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स. तो आपको HCF तो गिवन है, लेकिन LCM आपको फाइंड आउट करना है. और बोथ नंबर्स क्या है, वो गिवन दो नंबर्स तो होने चाहिए. तो दोनों नंबर्स आपको गिवन है, ब्रैकेट में देखिए 306, 657. तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे. HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A क्रॉस B. तो HCF आपको दिया हुआ था तो लिख दिया 9, और LCM तो आपको फाइंड आउट करना है. तो LCM तो आपने ऐसे ही लिख लिया, और बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स गिवन है, 306 इंटू 657 लिख लिया. 9 को हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9. तो व्हाट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर? 22,338 will be your LCM of 306, 657. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में कई बार आए भी हैं. तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस और ढेर सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं. सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स में भी कई क्वेश्चंस के दिए हुए हैं. इसमें थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ होगा, जो हम इस क्वेश्चन के जस्ट बाद डिस्कस करेंगे. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या मेन मोटो है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम नंबर ना हो, तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में. उसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वो होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा. तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये समझते हैं. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको ये चेक करना है कि 6 की पावर n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4. तो 6 की पावर n की जो वैल्यू आनी चाहिए, कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, डिजिट 0 होना चाहिए. ये बोल रहा है क्वेश्चन. हमको ये चेक करना है कि 6 की पावर n की जो वैल्यू होनी चाहिए, उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. तो देखते हैं सोल्यूशन. इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n ends with the digit 0, then it is divisible by 5. yes obviously. कैसे? मान लीजिए 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड हो रहा है, तो ये तो मस्ट है, ये नेसेसरी है कि वो 5 से डिविजिबल होना ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से ख़त्म हो रहा है, मतलब जैसे 10 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, या 100,000, तो पक्का वो 5 से डिवाइजिबल होगा. तो यही बोल रहा है कि अगर ये 0 डिजिट से एंड हो रहा है तो इसको भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए. दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेंट्स द प्राइम 5. इसका मतलब कि जो इसका फैक्टर होना चाहिए 6 की पावर n का, वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो वो कटेगा 5 से. लेकिन क्या बोल रहा है अगले स्टेप में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. 6 की पावर n का कोई फैक्टर 5 हो सकता है? नहीं हो सकता. उसका तो फैक्टर क्या है, 2 and 3 है. बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज़ 2 and 3. And the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime factors in the factorization of 6 की पावर n. मतलब ये कि जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो ये गारंटी देता है कि 6 की पावर n में ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है 2 और 3 के अलावा जो 5 से डिविजिबल हो. सो देयर इज़ नो n बिलोंग्स टू n फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, ये बिलोंग्स का साइन है. यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n की वैल्यू डिजिट 0 से ख़त्म हो. तो ये हमारा क्वेश्चन का सेंस था. तो आइए अब देखते हैं थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर. मतलब ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया कंपोजिट नंबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो इसका मतलब कैसे समझ में आएगा, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं. 32,760 को हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया. कितना लिख दिया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13. तो कितना गया, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है. तो हमने लिख लिया 2 क्यूब × 3 स्क्वायर × 5 × 7 × 13. अब यहाँ पे मैंने एरो बना रखा है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक
एक ऑर्डर डिसाइड करना है, यूनिकनेस अगर पता करना है तो उसको हमको ऑर्डर डिसाइड करना होगा। यहाँ पे मैंने एरो इसलिए बनाया है क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए, जैसे 2 पहले ले लिया, फिर 3 लिया, फिर 5, फिर 7 और फिर 13 लिया। तो वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज्ड इज यूनिक। मतलब कि ऑर्डर चाहे, अब देखिए आप सोच रहे होंगे डिसेंडिंग भी हो सकता है, यस ऑब्वियसली डिसेंडिंग भी हो सकता है। मतलब आप 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ये भी एक ऑर्डर है। और ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर आपका ऐसा होना चाहिए जो कोई ना कोई ऑर्डर आपका बताए, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, ऐसा। तो ये होता है यूनिकनेस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है। इसके बेसिस पर एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी में, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो मैंने एक क्वेश्चन ऊपर करा रखा है 6 की पावर n वाला, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से उसको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे हुआ है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम है, बस डेटा चेंज है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वैसे नंबर्स जो प्राइम नंबर ना हो। कंपोजिट नंबर्स मतलब कि जो कट सकें अपने से, खुद से, और एटलीस्ट बताया था मैंने डेफिनेशन, कम से कम एक फैक्टर इसका और हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो बोथ नंबर्स आपको क्या गिवन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, 13 कॉमन कर लिया। देखिए जो सेम रहेगा ना, पहले वाले नंबर में देखिए आपको 13 कॉमन दिख रहा है, प्लस के बाद 13 है और एक 13 मल्टीप्लाई वाले में है तो आपको 13 कॉमन दिख रहा है। सेकंड वाले नंबर में आपको दिख रहा है कि 5 एक मल्टीप्लाई वाले में है और प्लस 5 यहाँ भी है, तो इसमें 5 कॉमन है। तो पहले वाले में देखिए हमने 13 कॉमन कर लिया और 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे 1 हो गया। 1 में अगर आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपका एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 1 यहाँ पे कर लिया, प्लस 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो अब इस ब्रैकेट वाले को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू ब्रैकेट वाले के अंदर 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस 1 विच इज़ 78 इंटू 13। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 8 3 24 मतलब 4, लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर में देखिए अपने 5 कॉमन कर लिया, तो 5 कॉमन करने के बाद कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, फिर एक बार क्योंकि 5 वाले को मैंने कॉमन कर लिया, और प्लस 1 हो गया। तो ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 इंटू 24 प्लस 1, तो 42 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1 तो हो जाएगा 1009, एंड 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5045। तो ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 5 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा रिमेंबरिंग टाइप के हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ अगर कॉमन जो मिल रहा है इसको कॉमन करना है, फिर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, फिर ऐसे ऐसे शो करना है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आ सकता है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at the starting point? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लॉजिकली इसको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन का सेंस क्या निकल रहा है। अगर आपको पता चल जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करने को कह रहा है, क्या पता करना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे 2 बंदे हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया उस फील्ड को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है और उसी फील्ड को रवि लेता है 12 मिनट्स करने में। और उन्होंने क्या करा है, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा है, एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में भी गए हैं। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है, सेम समय पे गए हैं और सेम डायरेक्शन में गए हैं। तो अब ये बोल रहा है कि कितने मिनट्स बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब एक राउंड को पूरा करने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रहे हैं, तो जब वो फिर से मिलेंगे तो इन दोनों से ज़्यादा ही लगेगा, मतलब 18 मिनट्स और 12 मिनट्स इन दोनों से ज़्यादा ही लगने वाला है। तो इस केस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। HCF और LCM की 2 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HCF क्या बोलता है कि 2 नंबर्स गिवन है, आपको अगर उनका HCF निकालना है तो वो हमेशा छोटे ही आएंगे, मतलब गिवन नंबर से क्या आएंगे, छोटे आएंगे। और अगर LCM निकालना है, 2 नंबर्स गिवन है, आपको उनका LCM निकालना है,
तो ऑलवेज उन दोनों नंबर्स का एलसीएम ग्रेटर आएगा। तो अब देखिए आपको पता चल गया कि क्या करना है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि इन दोनों टाइम्स से जो आने वाला टाइम है वो ज़्यादा लगने वाला है, तो क्या लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे। नाउ लेट अस सी सोल्यूशन। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर निकाल लिया हमने। 18 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 36। Hence, Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes। तो 36 मिनट्स आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वो 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो जो स्पेशल प्रॉपर्टी मैंने बताया वो स्पेशल प्रॉपर्टी देखिए मैंने यहाँ लिखवा रखा है, 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या, द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स। जो एचसीएफ है ना, कोई भी नंबर आपको गिवन है, जो एचसीएफ उसका आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा ऑलवेज। और सेकंड क्या है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। जो आपका गिवन नंबर्स है उनका एलसीएम जो होगा वो उससे छोटा नहीं आएगा बल्कि उससे बड़ा आएगा ऑलवेज। सो ये आपकी एलसीएम और एचसीएफ की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। देखिए मैंने फार्मूला लिखवाया था 2 नंबर्स के, टू नंबर्स के लिए कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होगा एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। बट हियर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये आप ऐसा मत करिएगा कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर हो जाए एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसके बेसिस पर आपको एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 8 एनसीईआरटी में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इन क्लास 9th you were introduced to irrational numbers and many of their properties. You even studied how to locate irrational numbers on the number line. In this section we will prove that root 2, root 3, root 5 and in general root phi is irrational where p is prime. It should be understood that irrational numbers can't be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्लास 9th में आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपका हुआ था इरेशनल नंबर्स के बारे में और उसको आपने नंबर लाइन पे भी लोकेट करना सीखा था। इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स जितने होते हैं वो प्रूफ कैसे होंगे, वो साबित कैसे होंगे कि हाँ ये इरेशनल नंबर हैं। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनको हमें प्रूफ करना होगा कि ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। और फिर इरेशनल नंबर का इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि इसको आप समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इरेशनल वैल्यू को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हैं लेकिन वो सिंपल फ्रैक्शन नहीं दे पाएंगे, मतलब सिंपल रेशियो नहीं दे पाएंगे। अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हैं। पाई इसका बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। पाई की वैल्यू 3.141413 ऐसे करके बढ़ता जाता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है पाई का, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर में लिया जाता है। रूट 2, रूट 3, रूट 15, पाई माइनस रूट 2 बाई रूट 3, 0.10110111, ये सब क्या है, पूरे इरेशनल नंबर्स हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। मतलब आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, रूट 5 को प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है, रूट 3 को प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है, रूट 9 को या 3+2 रूट 5 को या 1/√2, ये सब को आपको जब प्रूव करना हो, है तो है ही, ये तो पता ही चल रहा है कि ये इरेशनल नंबर्स है। लेकिन आपको जब भी प्रूव करने की बात है तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है। क्या करना है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। तो हमें ये मानना है कि रूट 5 क्या बोला है, इरेशनल है, तो हम ये मान लेंगे कि रूट 5 रेशनल है। मतलब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उल्टा मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। नाउ लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अब चूंकि रूट 5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में या a बाई बी के फॉर्म में। तो रूट 5 को हमने कैसा लिख लिया, a बाई बी। हियर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक टर्म आया को प्राइम। को प्राइम का मतलब सीधी सी बात है कि जो कोई भी गिवन नंबर्स हो उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। सो नाउ लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमको क्या मिल गया, 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वेयर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, दिस शोज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब देखिए मैंने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। अब देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है b में,
तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो ये फॉलो करता है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इट फॉलोज दैट ए इज डिविजिबल बाई 5, इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ अब हमको यहाँ पे मानना है ए इज इक्वल्स टू 5m फॉर सम इंटीजर m। ये थोड़ा रिमेंबरिंग पॉइंट है कि जब भी आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जैसे √5, √3, √2, यहाँ पे तो √5 था तो हमने क्या मान लिया, ए इज इक्वल्स टू 5m। अगर √3 होता तो ए इज इक्वल्स टू 3m मानते, √2 होता तो ए इज इक्वल्स टू 2m मानते। किसके लिए, कोई भी m इंटीजर के लिए। तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a विच इज 5m इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, ये यहाँ से कट जाएगा, आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी शो करने लगा कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, एंड हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम सेकेंड एंड 3 मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये पता चला कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब 5 क्या हो गया, a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये तो हमारा गलत हो गया कि ये हमने क्या माना था, a और b को प्राइम माना था। तो को प्राइम का मतलब ये होता है कि कॉमन फैक्टर ना आने पाए, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब यही होता है, गलत होना, उल्टा होना। तो ये हमारा उल्टा जो माने थे, जो हमारा मानना था, सपोजिशन जो हमारा मानना था वो गलत हो गया कि ए और बी को प्राइम थे। तो क्या प्रूव हो गया, √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें लॉजिक क्या लगाना था कि जो गिवन नंबर्स है उसको उल्टा मान के ले लिया कि हाँ भैया √5 इरेशनल प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि √5 रेशनल है, तो अगर रेशनल है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख के स्क्वायरिंग कर लिया, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से ये पता चल गया कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे ये हमको रिमेंबरिंग पॉइंट है कि हाँ अगर √5 है, √3 है, √2 है, तो हमको ऐसा सब्सटीट्यूट करना है, ए इज इक्वल्स टू 5m, ए इज इक्वल्स टू 2m और ए इज इक्वल्स टू 3m, लाइक दैट। तो वैल्यू पुट करने पर हमको मिला 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। यहाँ पे ये पता चला कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, यानी b भी डिविजिबल है 5 से। तो हम कुल मिला के ये इसको गलत करने जा रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है। अगर ये गलत कर दिया कि ए और बी को प्राइम है तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा कि √5 रेशनल है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए और बी को ये प्रूव कर दिया कि वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि ए और बी का तो कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करने होंगे। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल है। तो फिर से वही करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। मानते हैं, उल्टा मानते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो उसको कैसे लिखेंगे, a बाई बी के फॉर्म में। a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स, वेयर b शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने 3 को इधर भेज दिया, 2 √5 इज इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 3 हो गया। और फिर 2 को इधर भेज दिया तो डिवाइड हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू a बाई 2b माइनस 3/2, वेयर a बाई 2b माइनस 3/2 इज ए रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर। सिंपल सा है, यहाँ पे कोई रूट टाइप का नहीं है, तो ये रेशनल नंबर। अब चूंकि ये रेशनल नंबर है और ये इक्वल है किसके, √5 के, तो √5 भी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √5 है क्या, √5 तो इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा अजम्पशन, मतलब ये हमारा जो मानना था अजम्पशन, ये हमारा गलत है, क्योंकि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस पे आपको एग्जांपल्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ज़रूर करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर दिए हैं, इनको आपको इरेशनल प्रूव करना है। बाकी तो सेम ही लग रहे हैं हमको, तो फर्स्ट मैं करा देता हूँ, बाकी सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करना है, 7 √5 और 6 + √2 को। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि सही है गलत, और फिर इसको कैसे किया आपने फिर मैं चेक कर लूँगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। फिर से वही काम करना है हमको, क्या करना है, मान लिया कि जो गिवन नंबर है वो तो इरेशनल है, लेकिन हम इसके उल्टा मानेंगे, कंट्रेरी लिखा हुआ है मतलब इसका उल्टा। क्या मानेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल है। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स p and q वेयर q शुड नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट, सेम वही काम करना है, 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q के फॉर्म में लिख लिया,
फिर यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज कर दिया। यहाँ पे रेशनलाइज करना ज़्यादा आसान होता, स्क्वायरिंग से अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशनलाइज करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर √2 मिल जाएगा, नीचे 2 मिल जाएगा। तो रेशनल पार्ट एक तरफ करना है और इरेशनल पार्ट एक तरफ करना है। हर क्वेश्चन में हमको यही करना है, रेशनल पार्ट एक तरफ और इरेशनल पार्ट एक तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू 2p/q। तो सिंस p एंड q आर इंटीजर्स एंड 2p/q इज रेशनल। अब यहाँ पे देखिए आपको 2p/q क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, √2 के। तो इसका मतलब √2 भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। सो हमारा 1/√2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ अब आते हैं मेन मुद्दा पे। इरेशनल नंबर्स को आपको थोड़ा डीप में समझाते हैं। एनसीईआरटी में तो केवल इतना ही लिखा है। तो irrational नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। रियल नंबर मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाया था तो उसमें लिखवाया था कि रियल नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर रियल नंबर तो है, लेकिन हम उसको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब उसका कोई रेशियो नहीं पता कर सकते। इरेशनल मीन्स नॉट रेशनल। ये तो सीधी सी बात है कि इरेशनल मीन्स रेशनल नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आए। जैसे 1.5 है, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2। तो ये 3/2 क्या बता रहा है, रेशियो 3:2, ये रेशियो बता रहा है। तो इसका वैल्यू 1.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14159 डैश डैश डैश, कुछ पता नहीं है, नॉट फिक्स्ड, क्वेश्चन मार्क अपॉन क्वेश्चन मार्क, नो रेशियो, सो इट विल बी इरेशनल नंबर। थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल, 0.333, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3। इसका एक फिक्स वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये √2 है, √2 की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, √3 की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, √2 की वैल्यू है 1.41421356 डैश डैश डैश, तो ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। √3 की वैल्यू भी होती है 1.732198 डैश डैश डैश, तो ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब एक और है, फार्मूला टाइप का, जो आपका एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ होगा। इसको आपको याद करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। अगर आपका जो गिवन नंबर है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों साथ साथ हुआ, तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो यहाँ तक तो एक्सरसाइज 1.3 का काम खत्म। अब एक नया टॉपिक आता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो अभी टर्म मैंने दिखाया वो टर्म यहाँ पे यूज़ होगा। अब इसको थोड़ा समझाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। If the denominator of a rational number written in standard form contains prime factors other than 2 or 5 or both, then it can be represented as a terminating decimal. Otherwise, it will be represented as non-terminating decimal. मतलब मीन्स क्या क्या बोल रही है, मतलब ये कि कोई भी रेशनल नंबर है और उसका डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा या दोनों के अलावा है, तो वो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। अदरवाइज इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब आपको सीधी सी बात है, कोई नंबर गिवन है p/q के फॉर्म में, आपको उसका डेनोमिनेटर पता चल गया कि हाँ ये डेनोमिनेटर है, आपने उसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। प्राइम फैक्टर में आपको अगर 2 और 5 मिला, केवल और केवल 2 और 5 मिला है, तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका उसका टर्मिनेटिंग वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। और अगर 2 और 5 के कोई अलावा कोई और सिंगल 2 और 5, मान लीजिए कोई नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर आपके पास है 2, 5 और 7 भी आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन यही है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट 13,3125। अब देखिए डेनोमिनेटर आपको क्या मिल गया, 3,125। तो सबसे पहले आपको कुछ थ्योरी लिखना है, समझाना है कि क्या, वी नो दैट इफ द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 देन इट इज़ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है, उसका डेनोमिनेटर के पास कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या अदरवाइज इट हैज़, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर क्या है, 3,125। तो इसका फैक्टर क्या निकल आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे केवल 5 ही इसका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या हो जाएगा, हेंस
13/3125 must have a terminating decimal representation. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. 17/8 और डेनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो 8 का फैक्टर लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया. तो 8 हैज़ ओनली 2 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, हेंस इट मस्ट हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. तो केवल 2 है, केवल 5 है, 2 और 5 दोनों है, यही तीन कंडीशन है, 2 है, 5 है या 2 और 5 दोनों है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज नहीं है. तो ये चार क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए 15/1600, 29/343, 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 129/2 स्क्वायर 5 की पावर 7, 7 की पावर 5. ये चार क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं. 6/15, ये थोड़ा अलग केस का है, इसको देखते हैं. वी हैव 15 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 3 इंटू 5, तो 15 हैज़ 3 and 5 एज द प्राइम फैक्टर्स, सो इट हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब देखिए मैंने क्या बात कर रहा था कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, 3 भी आ गया, घुस गया बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो दो क्वेश्चन और है इसी टाइप का है, आपको प्राइम फैक्टर निकाल के पता करना है कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which has terminating decimal expansion. देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस कराए कि हाँ कौन से टर्मिनेटिंग हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हैं, उन्हीं को मतलब जो टर्मिनेटिंग है उनका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू फाइंड आउट करना है पॉइंट में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उनका तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. तो सबसे पहला एग्जांपल जो था हमारा 13/3125, वो क्या था, हमारा टर्मिनेटिंग था. तो देखते हैं उसका क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम जैसे भी करेंगे, हमको क्या बनाना है, बेस, मतलब जो डेनोमिनेटर होना चाहिए वो जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 10,000, 100 ऐसा बनाने की कोशिश करिए. तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना आसान हो जाएगा. तो जैसे 13 मैंने फैक्टर लिख लिया 3125 का, कितना, 5 इंटू 5 इंटू 5, वही 5 टाइम्स ये लिख लिया. और फिर मैंने क्या करा कि जितने टाइम्स 5 है उतने टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हर एक पेयर 10 बन जाए. देखिए 5 इंटू 10 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10. तो ऐसे ही मतलब नीचे का जो होना चाहिए ना वो 1000, 100, 10,000, लाख ऐसे बनाना है, ताकि पॉइंट में वैल्यू आने में प्रॉब्लम ना करे. तो देखिए जितना टाइम्स मैंने 2 का मल्टीप्लाई नीचे करा है उतना टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है. तो नीचे वाला तो पूरा कितना हो जाएगा, 10 का, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम्स हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 416. तो 416 डिवाइड बाई 1 लाख, तो कितना हो जाएगा 0.00416. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अब ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं. 6/15, तो 6/15 को हमने कैसे लिख लिया, 2/5, मतलब 6/15 कट जाएगा 3 से, तो 3 2 6, 3 5 15, तो आ गया 2/5. और 2/5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से, क्योंकि नीचे 10 बनाना है, तो हो गया 4/10, तो कितना आ गया 0.4. तो ऐसे ही और आपको जितने भी टर्मिनेटिंग वैल्यू नंबर्स हैं उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा ऐसे ही बना के, नीचे जितने 5 हैं उतने 2 का मल्टीप्लाई करके, और जितना नीचे अगर जितना 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा. तो ऐसे आपको करना है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational, then find of the form p by q what you can say about prime factors of q. मतलब जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे वो किसके फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशंस के फॉर्म में है. उसमें आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि वो रेशनल है या नहीं है. अगर वो रेशनल है तो उनका p by q फॉर्म हमको पता करना पड़ेगा. तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, 43.123456789. अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो आपने पढ़ ही लिया है. अब हम बात करेंगे रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की. तो पहले क्या दिया है आपका 43.123456789. तो ये क्या है, पहले तो ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि हम इसको p by q में लिख सकते हैं. तो ये क्या हुआ, सो इट रिप्रेजेंट्स अ रेशनल नंबर. देखिए अभी मैंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बोला था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होगा तभी वो इरेशनल नंबर कहलाएगा. इस केस में अगर जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ये चेक करना पड़ेगा. अगर वो नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा 43.123456789 p by q के फॉर्म में आ रहा है, और q की वैल्यू कितनी हो रही है 10 की पावर 9, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा एक साथ लिख दूँ और अपन 10 की पावर 9 से डिवाइड दूंगा तो हमको यही नंबर मिल जाएगा फिर से.
तो इसका मतलब q जो होगा 10⁹ होगा और ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 0.12 012 00 12 000 12 40 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, बढ़ता जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। 120 था, फिर 1200 हो गया, फिर 12000 हो गया। तो यहाँ पे ना तो कोई रिपीटिंग हो रहा है ना तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, 43.12345678 इसके ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार। बार चढ़ता है तो इसका मतलब होता है इस पूरे नंबर्स बार बार रिपीट करना, इसके पीछे अगेन एंड अगेन रिपीट करना। जैसे 43.12345678 है, तो फिर से यहीं से चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते बार बार चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है, रिपीट हो रहा है, सेम सेम नंबर बार बार आ रहा है। 9 का पेयर है पूरा, 1 से लेकर 9 तक का पेयर फिर आएगा फिर आएगा, तो ये रिपीटिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। सो 43.12345678 बार इज इक्वल्स टू p/q एंड वेयर q इज इक्वल्स टू 99999999 सिंगल 9, तो ये q की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, थोड़ा रिमेंबरिंग टाइम की क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसको ऐसे करना है और ये ऐसे होगा। इसके ऊपर और ढेर सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज ये आपका पूरा ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, और इसके टाइप के आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, तो आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बाकी तो मैंने क्वेश्चंस करा ही दिए हैं। और बाकी मैंने बात करी थी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, मतलब हॉट्स क्वेश्चन की, तो इस वीडियो में तो बस इतना ही हो पाएगा। लेकिन मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में रियल नंबर नाम से ज़रूर लेके आऊँगा। तो पहले आज इतना आप क्वेश्चंस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की दिए हैं उसके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसा हो आप कमेंट में बताइए। और गाइस जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी पता चले कि नया सेशन स्टार्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस।